सुमेंद्र भाई, आप आज ने बहुत अच्छी जानकारी जो एक किसान भाई को होनी चाहिए वो यहाँ पे दी है। और मैं समझता हूँ कि सब जानकारी पूरी हमने पहले भी सुनी है और आज हम अच्छी तरह से समझने की इसको कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज का दौर जो है, आज हम लोग देख रहे हैं जो, तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति एग्रीकल्चर में होने वाली है। एक क्रांति हुई थी 1950 के बाद में, जिसे संबोधित किया गया था हरित क्रांति के नाम से, और वो क्रांति भी बहुत सही थी। वक्त के जब देखेंगे, मतलब वक्त की मांग थी, समय का डिमांड था कि वो रेवोल्यूशन आना चाहिए था। तब उसमें जैसे भी सुमेंद्र सर ने बहुत सारा डिस्कस किया, तब भी वो रिवोल्यूशन जो आया था तो हमारी पैदावार कम हो गई थी। हम लोग तब पारंपरिक जो खेती होती है, ट्रेडिशनल वे जो था हमारे पास में, उस तरह से की गई। और वहाँ पे जैसी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, लोगों की आबादी बढ़ी, तब जरूरत पड़ी कि अब कृषि का उत्पाद बढ़ाया जाए। और वो कृषि का उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों को देना जरूरी था, और वहां से देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दरमियान मेरा किसान भाई ये समझ नहीं पाया कि रासायनिक खाद को देना कितना है। मतलब तकरीबन आज के दौर में देखेंगे तो 1950 के बाद में 2025 तक मेरा किसान भाई आज भी समझ नहीं पाया कि खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, और कौन से न्यूट्रिएंट कब देने हैं। और ये मैंने मेरे पूरे 18 साल के करियर में, जो मैंने एग्रीकल्चर के लिए शुरू किया था, मुझे 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और यहाँ मैंने देखा कि किसान को अभी भी वो सारी नॉलेज जो होनी चाहिए वो नहीं है। और फिर मुझे याद आया कि मैं इस एग्रीकल्चर के काम में लगा हुआ था, तब बहुत सारे कई विद्यापीठों पे जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी का स्टडी में भी कर रहा था, क्योंकि मैं भी 2006 में इस चीज को समझ नहीं पाया था। एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल मैं नया था। तब मुझे एक यूनिवर्सिटी पता चली। वो यूनिवर्सिटी थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे किसानों को नॉलेज दी जाएगी। उनकी आयु की मर्यादा नहीं होगी, उनकी आय, इनकम, या तो वो कितना कमाते हैं, कितना पैसा है, कितना उनके पास जमीन है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता था। सिर्फ एक लक्ष्य था कि किसानों को वहां पे एक साक्षरता अभियान के जरिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए एक किसान को प्रशिक्षित किया जाए। तब से मेरे दिमाग में एक बात थी कि किसान को प्रशिक्षण किस तरह से, कैसे, कब और कहाँ देना चाहिए। और यही मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट की मैंने शुरुआत की 2022 में। और ये शुरू करते समय इसके साथ साथ में हमने एक टेक्नोलॉजी का जन्म हमारे साथ हुआ, और वो आपके साथ हमने साझा की ई-बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म। सागर सर से हमारी बात हुई, एग्रीकल्चर का डिस्कशन हुआ, सागर सर का विजन मैंने देखा, सागर सर की किसानों के प्रति कुछ करने की जो इच्छा थी वो हमारे समझ में आ गई। और एक बड़ा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 जून 2024 में हम लोग ई-बायोटोरियम के साथ में टेराटेक के टेक्नोलॉजी को लेकर साथ में जुड़ गए। और इस दौर में, इस सफर में हमने 9 महीने कंप्लीट कर लिए। 9 महीने माने मतलब होता है कि हमारा एक रीबर्थ होने जा रहा है, और ये 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और या हो भी चुके हैं। और इसके बाद हम लोग नए ताकत से ये आने वाले सीजन में ई-बायोटोरियम के साथ में किसानों के सेवा में हम हाजिर है, हम बिल्कुल रेडी है। और अभी किस तरह से रेडी है, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं आज के दौर में, कि थोड़ा एक समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का जरूरत क्यों है। ये टेक्नोलॉजी तो क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट क्या है। ये टेक्नोलॉजी को हैंडओवर करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत किसान भाई को है। आज यहाँ पे आपका स्वागत है। वेलकम टू टेराटेक टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी है। ये ई-बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले हम लोगों ने इसको अबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड बोल के हम लोगों ने एक दुबई में एक कंपनी के माध्यम से एक फूड सिक्योरिटी के तहत एक कुछ हमने प्रयास किया था। और उसके बाद जब सागर सर से मिले तो हमें, देखो, आपको एक बात जिक्र करना चाहूंगा कि वो अपॉर्चुनिटी से भी हमने ज्यादा
अहमियत दी ई बायोट्रिन के प्लेटफॉर्म को। हमने समझा कि आज पूरे भारतवर्ष में ई बायोट्रिन के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, सागर सर का कारवा बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ से अगर हम किसानों के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसके लिए भी थोड़ी बात करेंगे, पहले समझते हैं हमकी टेराटिप क्या है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अभी सुमिंद्र भाई ने थोड़ा सा डिटेल्स में बताया कि ये न्यूट्रिएंट क्या है, कैसे है। तो हम लोग समझते हैं कि आज हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है, हम लोग किसानों के लिए बिल्कुल नए हैं और किसान भी कुछ समझता नहीं है, लेकिन एक नया इंसान बिल्कुल पहले से खेती के बारे में जानना चाहे तो इस माध्यम से, इस जरिए से बहुत अच्छा समझ सकता है। तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स है। मतलब किसानी करने के लिए, पैदावार निकालने के लिए, या तो कोई भी पौधे को या कोई भी वृक्ष को, कोई भी क्रॉप को, कोई भी फसल को 3 मुख्य अन्न द्रव्य की जरूरत होती है। ये होते 3 न्यूट्रिएंट, इसे मेजर न्यूट्रिएंट कहा जाता है। उसमें से पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटैश। मतलब किसान को सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की गिरती है। अब न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, अगले हम देखते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के कार्य दिए हुए। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दिया है इंक्रीज यील्ड को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है तो नाइट्रोजन की जरूरत है। इम्प्रूव लीफ क्वालिटी, पत्तों की क्वालिटी अगर बढ़ानी है, पत्तों के अगर साइज को बढ़ाना है, पत्तों को अगर ताकतवर बनाना है तो नाइट्रोजन का जरूरत है। इनहैंस प्रोटीन कंटेंट, अगर प्रोटीन को अगर पौधों को चाहिए, उसका अपटेक होना चाहिए, अगर प्रोटीन की जरूरत है तो भी नाइट्रोजन से रिलेटेड इसमें है। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। दिस प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हेल्पिंग them to develop deep stem and root। मतलब नाइट्रोजन के माध्यम से वनस्पति अपने तने को बढ़ाएगी, रूट को बढ़ाएगी। रूट और तना जब बढ़ेगा, डेवलप होगा तो अल्टीमेटली शाखाओं का विस्तार होगा और शाखाएं बढ़ेगी तो पत्ते भी ज्यादा बढ़ेंगे और पत्तों की चौड़ाई भी बढ़ेगी, पत्तों का ग्रोथ होना शुरू होगा। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है नाइट्रोजन का, जिसे हम नत्र कहते हैं। फास्फोरस आ रहा है। ये फास्फोरस एक अहम रोल निभाता है वनस्पति के ग्रोथ के लिए। फास्फोरस इज वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वनस्पति के अंदरूनी जो कुछ बायोलॉजिकल जो कुछ प्रोसेस होती है, इसमें इसका अहम रोल होता है। प्रमोट रूट डेवलपमेंट, मतलब वापस देखोगे तो रूट के डेवलपमेंट के लिए भी फास्फोरस की जरूरत है। फ्लावरिंग और फ्रूट के लिए भी जरूरत है। अगर ट्रेस आता है, झाड़ में ट्रेस आता है, जैसे इंसान को ट्रेस होता है, ज्यादा काम होता है, एनवायरमेंट होता है, थकान होती है, एनर्जी लॉस होती है, तो उस पे वहाँ पे ट्रेस आता है। इस ट्रेस को रिलीज करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए भी फास्फोरस का रोल होता है। इनकरेज अर्ली प्लांट ग्रोथ, इनहेंस एनर्जी ट्रांसफर, इम्प्रूव फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, उस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण बहुत अहम रोल है। जो सूरज की रोशनी जब पत्तों पे गिरती है और उसमें जो क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे अन्न बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे हम हरित द्रव्य कहते हैं, इसके जो भी क्रिया हो रही है उसके लिए भी फास्फोरस का रोल बहुत अहम है। और सबसे बड़ा है, ये प्लांट की मैच्योरिटी के काम में आता है। जब प्लांट मैच्योर होता है, जब फ्लावरिंग निकलना शुरू होती है, फलों को परिपक्वता आती है, इसकी प्री स्टेज फास्फोरस से ही लेने से ही ग्रहण करने से शुरू होती है। इसमें तीसरा आता है पोटैश। अब ये पोटैश को अगर आप देखोगे तो जमीन में ये इसकी मात्रा अवेलेबल है, ये उपलब्ध है, इसलिए इसकी मात्रा ये दोनों से थोड़ी कम लगती है। और इसका भी रोल वैसे ही है, रेगुलेट्स एंजाइम एक्शन, enhance photosynthesis, improve water regulation, helps in proteins there, improve flowering and fruits, promotes stronger stem and roots, तने को बड़ा करना, स्ट्रॉन्ग करना, रूट्स को बढ़ाना, वापस इनके जो डिसीज आते हैं इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जब भी काम आएगा इसमें ये तीसरे का रोल शुरू होगा। बूस्ट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिएंट का अन्न वहन होता है उसमें भी इसका रोल अहम होता है। मतलब आप तीनों को अगर समझोगे
तीनों को भी तीनों का भी वहां पे अस्तित्व, तीनों का भी होना जरूरी है। मतलब मेजर 3 न्यूट्रिएंट है, एन, पी और के। नत्र, स्फुरद और पालाश ये बहुत अधिक मात्रा में लगती है, जितने आगे वाले लगने वाले आगे मैं समझाऊंगा। तो ये मेजर जो 3 है ये होते हैं बोरी में, ये होते हैं 50 केजी के, 20 केजी के मात्रा में एक बोरे में मिलता है। ये ज्यादा बड़े पैमाने पे लगते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देंगे तो मिट्टी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी ये 200 किलो लगेगा, कभी ये 100 किलो लगेगा, कभी 50 किलो भी लगेगा। अब इसकी मात्रा कैसी देनी है, क्या देनी है, इसके लिए गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है और एक अमेंडमेंट में इसकी एक ग्रेड बनती है। ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल से ही इनके खाद का जो ग्रेड है वो बनाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश की एक मात्रा होती है, वो मात्रा यहाँ पे तय करता है सरकार, उनके नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। अब जरूरत पड़ती है, जैसे 3 पोषक तत्व है, आगे इसमें मेजर कहते हैं। अब आता है सेकेंडरी में। नेक्स्ट वाले अपन देखेंगे कि सेकेंडरी में क्या क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट है, इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सुमेंद्र भाई ने भी बताया इन सब चीजों का महत्व क्या है। कैल्शियम से सेल वॉल कैसी मजबूत होती है, जो अंदर भित्ति का होती है। मैग्नीशियम से क्या होता है, उसके बाद में सल्फर से क्या होता है, जैसे फफूंदी वाली बीमारी भी होती है। कुछ न्यूट्रिएंट का अंदर से इंटरनल जो कोरिलेशन होता है, इनमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट का काम होता है। जैसे मेजर 3 थे, ये तीनों का भी जरूरत है, ये तीनों का भी काम जब देखोगे। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ बट रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज कंपेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट। यहाँ पे कहा गया है कि जितने मात्रा में बड़े मेजर न्यूट्रिएंट लग रहे हैं, उनसे ये बहुत छोटे छोटे मतलब उसको कंपैरिजन में जाएंगे। तो ये अगर आपको 50 किलो लग रहा है, तो यहाँ पे ये आपको किलो, 2 किलो, 5 किलो में लगेगा। इसका रेशियो बहुत कम है, स्मॉलर क्वांटिटी लगती है। और न्यूट्रिएंट like nitrogen, phosphorus, the 3 main secondary calcium, magnesium and sulfur through needed in lesser amount, they play significant roles in, मतलब इनका जो काम है वो इतना जरूरी है। वो 3 देने के बाद भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर देना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि मैंने नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, पोटेश दिया, मैं अब कैल्शियम को नहीं दूंगा, मैं मैग्नीशियम को नहीं दूंगा, मैं सल्फर को नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे हमने देखा है अब 6 पोषक तत्व इसेंशियल हुए हैं, जरूरी हुए हैं। इनके बिना खेती करना उचित नहीं होगा। और आज तक के किसान ये बातों को कितना समझ रहा है, ये हम आगे देखेंगे। ये उसका कैल्शियम का भी जो समुद्र भाई ने बताया वही तत्व है। कैल्शियम से क्या होता है, प्रोमोट रूट ग्रोथ, न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी। अगर ये सबसे है कि एसिडिक सॉइल अगर बनती है, अगर कैल्शियम की मात्रा सही होती है, तो इसे एसिडिक सॉइल को कंट्रोल किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। ये बात है। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बारे में सुमेंद्र भाई ने समझाया। नेक्स्ट आगे ये सल्फर के बारे में भी बात हुई। सर ने बताया कि जो जमीन में फफूंदी होती है, मतलब फंगस होता है, इसके भी कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट ये स्टरलाइज करने का काम करता है, ये भी अच्छे से समझाया। अभी आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये आपने समझा, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स जाना है, दूसरे समझा आपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, वो 3 थे, ये 3 थे, और अभी ये न्यूट्रिएंट आ गए। ये सब मिला के पूरे 16 तत्व, 16 पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट है, जो मॉलिक्यूल्स है, ये किसान भाई को जमीन में देना जरूरी है। इसमें आयरन आ गया, मैंगनीज आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, बोरॉन आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, निकेल आ गया, क्लोरीन आ गया। ये पोषक तत्व जो है, ये मैं आपको ये 3 और 3 6 और 8 है, इनके बारे में क्यों समझा रहा हूं, तो इनकी जरूरत मिट्टी में या पौधों को देना आवश्यक है। ये देने से ही फसल की पैदावार बढ़ेगी, प्लांट सशक्त रहेगा, बीमारी को मतलब विरोध करेगा, रेजिस्ट कर पाएगा, इम्यून सिस्टम अच्छे से बढ़ेगी, और प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल होने से हमें फसल में कम से कम 40 से 50-60% की बढ़ोतरी इजीली, आराम से, कुछ नहीं करते हुए, इसको सिर्फ टॉप अप करता है, इसकी फुलफिलमेंट करता है, तो भी होती है। ये यहाँ पे मैं प्रयास कर रहा हूँ।
नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि सरकार ठहराती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है क्या फर्टिलाइजर के ग्रेड कैसे बने। जो हमने पहले देखा था मुख्य अन्न द्रव्य, यहाँ पे कुछ ग्रेड दी है। जो पहले वाले देख रहे हैं अपन, ये 10 20 10 दिख रहा है, ये 10 26 26 दिख रहा है, 20 20 दिख रहा है, 0 मतलब 0 0 20 20 दिख रहा है। ये वाले भी जो देखा है, दूसरा बीच वाला है 3, यहाँ पे 3 एक हायर लेवल की ग्रेड बताइए। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल जमीन में अवेलेबल जितना आपके स्टॉक है उसके अनुसार मार्केट में ग्रेड अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर समझाना है, आपको अगर फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करना है और आपके जमीन में अगर फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, उतने मात्रा के कंपैरिजन मार्केट में ग्रेड अवेलेबल है एनपीके के, जो मेजर न्यूट्रिएंट आते हैं, जो बोरी में आते हैं, जो 50 किलो में होते हैं। अब यहाँ पे दिया है हाई फॉस्फोरस, हाई नाइट्रोजन, हाई पोटैश। मतलब अगर फॉस्फोरस की ज्यादा कमी है तो किसी एक ग्रेड को ले लो। जितनी कमी आपके पास में सॉइल एनालिसिस से बताया, आपके पास में एनालिसिस चार्ट होगा, टेस्ट का रिपोर्ट होगा, उसके मुताबिक आपको इन सारी ग्रेड में से खाद को चुनना है, खाद को लेना है। बल्कि रैंडमली जो भी दिल में आया, कोई भी खाद किसी ने बोली ये अच्छी है तो आप नहीं दे सकते। आपको सॉइल की जांच करनी होगी, सॉइल टेस्ट करना होगा और सॉइल टेस्ट के एनालिसिस के तहत आपको इन ग्रेड को चुनना होगा। इसलिए मैं आपको इस ग्रेड का यहाँ पे थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा आज डिस्कस करेंगे हम, ये बात को समझने के लिए थोड़ा आपको जरा यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्बन टू नाइट्रोजन, मतलब एक रेशो दिया है, कार्बन और नाइट्रोजन का एक रेशो होता है जमीन के अंदर, इनका एक रिलेशन है। अब ये कार्बन क्या है? द कार्बन टू नाइट्रोजन ratio in soil a critical factor that influences soil health, microbial activity and plant growth. It represents the ratio of carbon to nitrogen in organic materials and soil organic matter. ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे आपने समझते हैं। ये अगर किसान भाई समझ गया, मैंने कई किसानों से 18 साल में और अभी आने वाले ट्रेनिंग में भी पूछता हूँ, क्या कार्बनिक खाद का सोर्स पता है? क्या कार्बनिक खाद जरूरी है ये पता है? क्या कार्बन अपने जमीन में या तो कार्बन खाद का इस्तेमाल आपके जमीन में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ये सवाल जब मैं किसान को करता हूं तो किसान तो क्या अच्छे जो मास्टर्स है एग्री के, वो भी जवाब ठीक से नहीं दे तो लेते हैं पर ठीक से नहीं दे पाते, क्योंकि वो उसके ऊपर स्टडी नहीं कर रहे, उनका फोकस ही नहीं है कि क्या होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता चलेगा आज के डिस्कशन में क्या नाइट्रोजन मतलब यूरिया, पहला जो आपने मेजर न्यूट्रिएंट देखा जिसे नत्र कहा जाता है, वो कितना अगर जमीन में चाहिए। अगर आपने मान लेते हैं 25 kg का एक बोरी या तो 10 लीटर का एक कैन 1 एकड़ के जमीन में ड्रिप के माध्यम से या मिट्टी में घोल के नाइट्रोजन दिया तो 25 किलो अगर आप नाइट्रोजन डालते हो। फिर एग्जांपल के तौर पे देते हैं, अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, आप अगर 1 किलो का नत्र अगर पौधों को लिए काम में लाना चाहते हो, मतलब नाइट्रोजन की 1 किलो की मात्रा, तो आपके जमीन में कार्बन की मात्रा 20 किलो होनी चाहिए। मतलब 20 भाग जब कार्बन जमीन में अवेलेबल रहेगा तो ही आपका दिया हुआ 1 भाग 20 किलो के माध्यम से 1 ही किलो नत्र का उपयोग जमीन पौधा कर पाएगी। ये होता है CN रेशो। और ये CN रेशो पता ही नहीं है कि हमारे जमीन में सेंद्रीय कर्ब कितना है, कार्बनिक खाद कैसे इस्तेमाल करनी है, कार्बनिक खाद कौन से मतलब कहां से और किस जरिए से हमें मिलने वाली है, इसका सोर्स क्या है, कभी भी किसान कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। और इस माध्यम से मैं आपको एक चर्चा करना चाहूंगा कि जब किसान की हालत, अब जब किसान से आप भी मिलोगे तो किसान को ये जानकारी ही नहीं है, किसान को ये समझता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जूम के माध्यम से हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, किसानों के लिए एक अच्छा सा सिलेबस बनाया और उस सिलेबस की आज जो पीपीटी आपको दिखा रहा हूं, ये इस माध्यम से हम किसान को आसान तरीके से क्या करना चाहिए। हम किसान को साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहते, पर एक अच्छा आर्टिस्ट जरूर बनाएंगे कि वो समझे और एक अच्छा कलाकार बने और जो भी चीजें उसको लग रही है, जो हमने टेराटेक में दी
उसको समझे। यही मेरा यहाँ पे प्रयास है कि कार्बनिक खाद क्या है, क्योंकि आने वाले इस कार्बन खाद का, इस मेजर न्यूट्रिएंट का, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का संबंध टेराटेक के बॉटल में अभी आने वाला आगे है। ये तो सारा उसका डिटेल्स में दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सबके पास पीपीटी हो जाए। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल माइक्रोस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, प्लांट, मतलब यहाँ पे ये मोटा मोटी बात अगर समझा है। नेक्स्ट आप करो प्रतीक जी, आप नेक्स्ट करना, मैं बताता हूँ करना है, और आगे ले लो, और आगे ले लो। किसान से हम बोलते हैं कि आज का चैलेंज एग्री बिजनेस में क्या है, तो सबसे बड़ा मैंने इसलिए वापस किया कि सबसे पहली लाइन आप देखोगे आज के चैलेंजेस में आती है क्लाइमेट चेंजिंग एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन किसान समस्या बोलता है पैसा नहीं है, दवाई कहाँ से खरीदी करूं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मोटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेबर नहीं है। ये चैलेंजेस नहीं है, ये तो एक उसका मैनेजमेंट का पार्ट है कि जो मैनेज कर नहीं पा रहा है। चैलेंजेस तो ये होती है कि जो कुदरत के साथ में आ गई, क्लाइमेट चेंजिंग, आप मौसम बदल रहा है। हर रोज के मौसम में आप देखते हो तो कड़ी धूप होती है, दिन में, रात में ठंडी होती है, सवेरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो 4 घंटे से और चेंज हो रहा है, कभी बादल आ रहे हैं तो कभी कड़क धूप गिर रही है, तो रात में कभी कभी मौसम सर्द हो रहा है। ऐसे में अगर एक पौधे को, एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं हमेशा देता हूं कि आपका अभी आप रूम में बैठे हो, आपका टेम्परेचर अगर मैं -2 अगर -10 तक कर दूं तो आप तुरंत कंबल ले लोगे, स्वेटर पहन लोगे, कान में टोपी पहन के लोगे और उस वातावरण में ऐसा पर्यावरण आप लोगे कि जिससे आप मौसम में खुद को बचा पाएंगे। अगर उसी टाइम में मैं अगर आपके रूम का टेम्परेचर अगर 35-40 कर दूं तो जो स्वेटर, जो कंबल आपने निकाला है वो आप फेंक के दोगे। मतलब आपके क्लाइमेट के हिसाब से आप कपड़ा चेंज कर रहे हो, खुद को बदलाव कर रहे हो, खुद का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहे हो। पौधे को अगर ऐसा सडनली क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो पौधा क्या करता है? नेचुरली कुदरतन पौधों को खुद को चेंज करने में 6 घंटा लगता है, 6 आवर्स। अगर 1 बजे अगर उसने सोचा कि क्लाइमेट चेंज हुआ, मुझे चेंज करना है, खुद को बदलाव करना है, तो वो 6 बजे तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको खुद को उस वातावरण में, पर्यावरण में खुद को सर्वाइव करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। और आज यहाँ पे हर 2-3 घंटे में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब इसी दरमियान उसको, उसके ऊपर एक ट्रेस आ रहा है जिसे एनवायरमेंटल ट्रेस कहा जाता है, जिसे क्लाइमेटिक चेंजिंग के जरिए से जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और पौधों पे जो ट्रेस आ रहा है, उस ट्रेस से बचने के लिए किसान के पास में पौधों को देने के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही है, जो हमने 3 और बाद में 8 न्यूट्रिएंट देखे, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट देखा, उसके बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखा और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखा। इसे अगर बारी से सही वक्त पे, सही टाइमिंग में, सही मात्रा में किसान अगर इसको दे पाता है, रेगुलेट कर पाता है, तो इस क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल स्ट्रेस में वो पौधा खुद को बचा सकता है। ये हमने देखा है और कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से टेराटेक के माध्यम से ई-बायोट्रियम के हमारे सहयोगियों ने 70, 80% अगर कहने जाए तो 300% की ग्रोथ कंट्रोल और ट्रीटेड में ली है। ये तो अपना खुद का हमारा R&D फार्म भी कर रहा है, किसान लोग भी कर रहे हैं। ओनली केवल मात्र यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर कर पाता है, किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस मात्रा में देना है, ये अगर किसान समझ लेता है, अगर वो देता है, तो यहाँ पे इस पे काम किया जाता है साइंटिफिकली। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने बताया कि आज की किसानों की जो स्थिति है, जो हम खाद देते हैं, उस खाद के देने को हम जो देते हैं उस चीज को इनपुट कहते हैं, और फार्म से जो फसल लेते हैं उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब इनपुट का आउटपुट का अगर रेशो आप देखोगे, 1960 के दरमियान का जो पहला कुछ 10 साल का कालावधि आप देखोगे, तो यील्ड जो नीले कलर में दिया है, ये हायर लेवल पे था और फर्टिलाइजर की मात्रा कम थी। आगे क्या हुआ, फर्टिलाइजर बढ़ता गया, यील्ड वही का वही रहा। आगे यील्ड कम हुआ लेकिन फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ते गया। अब की स्थिति अगर देखोगे, आज की डेट में किसान का न्यूट्रिएंट का खर्चा अगर आप देखोगे, अगर आप रैंडमली कोई किसानों से टेलीफोन भी कर लो,
अगर आपके कोई किसान मित्र है तो उनसे एक केस स्टडी आपका खुद का कर लो। आप उससे फोन करके पूछो आपके खेत में छिड़काव कितने लेते हैं, आप कितने खाद को इस्तेमाल करते हैं। वो कहेगा सबसे गांव में ज्यादा तो मैं छिड़काव करता हूँ, मैं 8 से 10 ज्यादा स्प्रेइंग करता हूँ, 10 मरतबा मैं पौधों पे फवारनी करता हूँ। अगर आप उसको पूछेंगे कि फवारनी किस चीज की करता है, मतलब फोलियर एप्लीकेशन या तो छिड़काव किस मॉलिक्यूल के लेता है, तो पता चलेगा वो 10 से 12 जो भी छिड़काव लिए वो देता है कीटनाशकों के और फफूंदी नाशकों के, जिसमें जहरीला सिर्फ केमिकल होता है वनस्पति के पोषक के लिए, जो मैंने अभी बताए एनपीके, सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नग्न होता है, बहुत रियर होता है। सबसे ज्यादा आज का खर्चा अगर जाएंगे हम, अगर आज की डेट में अगर खर्चा खाद का कितना होता है, ये इनपुट्स और आउटपुट्स की देखने के बाद बताएंगे। आज की डेट में केमिकल का एनपीके का खर्च आइडियल फार्मिंग का प्लॉट के लिए कम से कम अगर आप जाते हो तो आपको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, यूरिया डीएपी वगैरह को देखेंगे 5,000 से 15,000 का खर्च होता है। छोटा क्रॉप साइकिल है 60 दिन का, कुछ है 3 महीने का, कुछ है 6 महीने का और कुछ क्रॉप है साल भर चलने के। अगर 60 दिन से तो 365 दिन तक की अगर साइकिल देखोगे तो 5,000 से 15,000 सिर्फ केवल मात्र मुख्य 3 अन्नों पे खर्चा होता है। आप अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट को देखोगे तो 3,000 से 4,000 5,000 का खर्चा माइक्रोन्यूट्रिएंट पे होता है। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खाद पे, प्राकृतिक खाद पे जाओगे तो 5,000 से 15,000 होता है। मतलब आप जाओगे तो यहाँ पे अगर देखोगे 5 5 10 मतलब 12 से 13,000 रुपए का खर्चा उसका पोषक तत्वों पे होना चाहिए और मैक्सिमम खर्चा उसका 50,000 रुपए ओवरऑल होना चाहिए। यहाँ पे किसानों का खर्च केवल मात्र रोकथाम, जो रोग आ रहे हैं उसको रोकथाम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए खर्चा कर रहा है, पोषकों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। ये गौर करने के लिए बात है। जब हम किसानों से मिलेंगे तो किसान को इस पे हम मजबूर करेंगे कि इस पे सोचो, काम करो और आप खर्चा कहाँ करना है। तो ये इनपुट्स और आउटपुट का रेशियो देखते हैं तो आज की डेट में रासायनिक खाद बढ़ते जा रही है, लेकिन रासायनिक खाद हो या प्राकृतिक खाद हो या ऑर्गेनिक खाद हो, उस पे सिर्फ कीटों का मारने का खर्च ज्यादा है, पोषक का खर्च कम है। और हम यहाँ देखेंगे टेराटेक के माध्यम से आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट, अभी आज की जो फैक्ट है, आज की जो जमीन है, आज की जो मृदा और मिट्टी है, उसमें क्या है, तो सॉइल डेड हुई है। ये जमीन का जो आयु है इसकी जो है खत्म हो चुकी है, इसका तो लाइफ ही खत्म हुआ है, बंजर हो चुकी है, बंजर होने को जा रही है। दूसरी तरफ देखिए तो जो हाथ में मिट्टी ली हुई है इतनी भुरभुरी चाहिए, लेकिन यहाँ गिने चुने किसानों की मिट्टी इस तरह से, वो आगे कैसी हुई हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो में देखते हैं। अभी आप देखोगे तो ये मिट्टी है, ऐसा लग रहा है कि ये सीमेंट कंक्रीट की रोड है। यहाँ पे बंदा चल रहा है, देखो उसका जूता किस तरह से दिख रहा है, चलते चलते लग रहा है कि जैसे कोई सड़क पे चल रहा है। आप देखोगे मिट्टी है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है। नेक्स्ट, ये मैं हूं और ये मेरा जूता है और ये मेरे AITC की जमीन है, मिट्टी है। यहाँ पे देखो जूता अंदर जा रहा है, आधे से ज्यादा मेरा जूता मिट्टी में जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं सोर्स ऑफ कार्बनिक खाद। कार्बन के खाद में क्या है, ग्रीन मैन्योर है, हम लोग सिखाते हैं ग्रीन मैन्योर कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसमें क्या किया जाता है। कंपोस्ट फर्टिलाइजर है, किसानों ने कंपोस्ट फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। घर के पास जानवर होते हैं, अपना कूड़ा कचरा होता है, उससे कंपोस्ट बनाना है, ये भी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम नॉलेज दे देंगे। एनिमल का वेस्ट है, बाइचर है, पीट है, ये प्रोम वाली कंपनियां है जो प्रोम बना रही है, इनका भी सोर्स है जो कार्बनिक खाद को जमीन में बढ़ाता है। और वहां पे ईद खादों की वजह से जमीन में क्या होता है वो भी हम लोग धीरे धीरे लोगों को सिखाते हैं। ये तो बहुत कम सस्ते में भी मिलता है। आगे लेना, नेक्स्ट। अब आज के देश में किसान हो या हम हो, हम लोग कंफ्यूज है कि केमिकल खाद को हम लोग इस्तेमाल करें या नहीं करें, क्या हम इसे टिक करें या इसको मना करें। ये कंफ्यूजन तब तक नहीं निकलेगा। मैं हमेशा मैंने सेमिनार में, हमारे वर्कशॉप में भी बताया है कि आज की डेट में रासायनिक खाद को बंद नहीं किया जा सकता तब तक
जब तक आपके पास में कोई ऑर्गेनिकल या तो कोई प्राकृतिक या तो कोई ऐसा सेंद्रीय पदार्थ या ऐसा कोई तरल खाद हो जो आपको रासायनिक खाद के न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो दिए जा रहे हैं उसे रिप्लेस कर पाए, उसके जगह पे इनको दिया जाएगा। जब उनके जगहों पे ये जाएंगे तो रासायनिक खाद अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, हम लोग कंट्रोल कर पाएगी। तब तक हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट देने के लिए नहीं है। ये हमारे पास अभी जो दिख रहे हैं ये 5 हमारे उत्पाद है जो टेराटेक टेक्नोलॉजी के नाम से हम एक एग्री पैक के माध्यम से ई बायोट्रिम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया है। और यहाँ पे एक बात जाते थे बताऊंगा कि 15 जून से तो आज तक 9 महीने में ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हमने लिए हैं। और रिजल्ट्स निकालने का, कंपैरिजन का, अगर हमारे साथ कोई कंपनी कंपेयर में आती है तो हमने एक पैरामीटर उसके लिए लगाया। वो क्या पैरामीटर है मैं रिजल्ट वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन केवल मात्र ऐसी ई बायोट्रियम के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी किसानों के साथ और हम लोग साझा कर रहे हैं कि अगर नतीजे को देखना है तो किस तरह से देखना है मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया बातों बातों में आगे भी आएगा कि 70 से 80% बढ़ोतरी हमें टेराटेक के माध्यम से ई बायोट्रियम के जो यूजर है उन्होंने यहाँ पे हासिल किए। ये हमारा 9 महीने का बहुत बड़ा सक्सेस। अगर वॉल्यूम आज जाते हैं तो वो बहुत बड़ा अंतर रहेगा कि 10-10 हजार करोड़ कंपनी वाली भी नहीं कर पाई, वो हमने किया है। हमारा वॉल्यूम आज थोड़ा सा R&D के फेज में था, वो छोटा था, लेकिन आने वाले जून के पास ये इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा कमर्शियल हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पहला उत्पाद जो है, पहला जो प्रोडक्ट है, इसका नाम हमने बिल्कुल आसान रखा, सॉइल हेल्थ केयर। ये बना ही गया है सॉइल के हेल्थ को समझ के, सॉइल के हेल्थ का केयरिंग करना और सॉइल के हेल्थ को जो बिगड़ी हुई है उसे सुधारने में ये प्रोडक्ट सहायता करेगा। अब ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सॉइल हेल्थ केयर के जमीन में इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ केयर का पहला बेनिफिट है इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल फर्टिलिटी। भाइयों ये बहुत बड़ा वर्ड है। सॉइल को इंप्रूव करना इतना आसान काम नहीं है। जो मेरा किसान भाई कुछ दिनों में ही डेवलपमेंट देख रहा है, सॉइल का स्ट्रक्चर बदल रहा है, सॉइल फर्टाइल हो रही है, फर्टिलिटी उसकी आ रही है, जमीन भुरभुरी दिख रही है। जैसे मैंने चल के दिखाया वैसे हर किसान एक ही क्रॉप साइकिल में अपने जमीन में नतीजे देखने लायक रिजल्ट्स वो अभी प्रोड्यूस कर रहा है खुद के जमीन में। इंप्रूव सॉइल माइक्रोबल एक्टिविटी, ये सबसे बड़ा हमारा ब्यूटी है कि जमीन के अंदर रासायनिक खाद का अधिक इस्तेमाल करने से, अतिरिक्त इस्तेमाल करने से जमीन जो लॉक हो गई, जमीन जो जकड़ गई, उसमें के जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रोबल एक्टिविटी है वो वहां पे कम हो गई, अधिक मात्रा में खत्म हो गई। उसको वापस पुनर्जीवन देना या तो उसको पूर्ववत करना और माइक्रोबल एक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब जैविक सृष्टि को आबादित करने का काम यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर का जो तरल खाद है उसमें कुछ ऐसे तत्व है जो माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं। यहाँ पे दूसरा है इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे बड़ा आज के डेट में जो चैलेंजिंग, चौड़े बनेंगे, जितने पत्ते चौड़े बनेंगे उतना प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश का ग्रहण होगा, उतना हरित द्रव्य मतलब क्लोरोफिल बनेगा और यहाँ पे अन्न की पैदावार बढ़ेगी। उसके माध्यम से हमारा एंड रिजल्ट जो है वो यील्ड में बढ़ने में जब जब पोषक तत्वों की जरूरत प्लांट को लगेगी वो रूट के माध्यम से वो फल तक पहुंचाएगा। ये काम करेगा सॉइल हेल्थ केयर। ये है प्लांट हेल्थ केयर। नाम से ही पता चलता है प्लांट का हेल्थ, प्लांट का स्वास्थ्य, और नीचे आता है केयर, इसका केयरिंग करना। हम प्लांट के लिए सोचा कि अभी बाल्यावस्था से जब प्लांट यंगर होता है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तब उनके पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट की जरूरत भी अलग होती है, ज्यादा होती है। इसको हमने समझ के प्लांट हेल्थ केयर, सॉइल हेल्थ केयर के बाद जब शाखाओं का विस्तार होने लगता है तब प्लांट हेल्थ केयर को छिड़काव के माध्यम से दे सकते, या बड़े पेड़ है तो सीधे जमीन में भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो दिया है इसके फायदे क्या है थोड़ा हम देखते हैं।
अब इसमें फायदे कौन से हैं? तो पहले फायदे के पहले देखते हैं कि आप एक सवाल करते हो क्या ये प्लांट हेल्थ केयर में क्या है। तो प्लांट हेल्थ केयर में जो हमने देखा था उन पोषक तत्वों को दिया है जो हमने अभी आपको देखा। क्या देखा इसमें? हमने देखा आयरन, हमने देखा कैल्शियम, हमने देखा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमने जिंक, फेरस, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर और एमिनो जैसे जो तत्व होते हैं, इन सारे तत्वों को छिड़काव के माध्यम से प्लांट को हमने देने का प्रयास यहाँ पे किया। अगर आप छिड़काव के साथ जमीन में भी देना चाहते हैं तो रूट के माध्यम से सीधा प्लांट को जा सकता है। अन्नवहन की प्रक्रिया में भी इसका रूट के थ्रू हर कोने कोने में वनस्पति इसको ले जाएगी। इसको जमीन में भी दे सकते और छिड़काव को भी दे सकते। मैं और समझाता हूँ। यहाँ पे इसमें जिंक है, फेरस है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है और एमिनोज है, ऐसे पोषक तत्व है। ये भी बोतल के पीछे लेबल पे दिया हुआ है। अब इसका छिड़काव जो है वो 2 से 3 ml आपको प्रति लीटर करना है। अगर पीठ पे का पंप होता है, किसान सीधा पूछेगा मैं कौन सा, उसको पूछो 15 लीटर का है 30 ml डाल दे, 20 लीटर का है 40 ml डाल दे। मतलब 1 लीटर में 2 ml से इसको सीधे सीधे नापना है। अगर टंकी में एक वक्त में कला के रखता है, मिक्स करता है, तो 200 लीटर में सीधे सीधे 500 ml का अपना एक जो बोतल है जो दिख रहा है, इस बोतल को 200 लीटर में डाल दो, सीधे पंप भरो और पूरी जो अपनी फसल है उस पर छिड़काव कर लो। कोई ज्यादा इसका दिक्कत और कोई ज्यादा सोचने वाला कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स आगे आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट करना, इसका एप्लीकेशंस क्या है? ऐसे ही है। दूसरा क्या आ रहा है? फ्रूट हेल्थ केयर। अब फ्रूट हेल्थ केयर के नाम से ही पता चल जाएगा, फ्रूट माने फल और फल की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसकी केयरिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम OSA कहते हैं, लेबल क्ले पे चलेगा। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का एक प्रोडक्ट है, साथ में कुछ टेक्निकल्स होते हैं, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, वो हमारा रिसर्च का सीक्रेट है, साथ में जो मिलाया है। ये क्या करता है, जब भी आप जमीन में दोगे या छिड़काव उस पर करोगे, तब जितने भी न्यूट्रिएंट रूट के माध्यम से खींचते आएंगे, मतलब रूट से खींच के तो फ्रूट तक देने का काम यहाँ पे फ्रूट हेल्थ केयर करेगा। और उसके फ्रूट भरने के लिए, फ्रूट का वजन बढ़ने के लिए, फ्रूट में कलर और शाइनिंग आने के लिए, उसके खूबसूरती के लिए, उसके टेस्ट के लिए, और जो भी गुणवत्ता उस फल में होगी, वो खट्टा होगा तो खट्टा लगेगा, मीठा होगा तो मीठा लगेगा, तीखा कैरेक्टर होगा तो तीखा लगेगा। मतलब जो भी जिन मॉलिक्यूल की जरूरत उसको होती है वो वहां से उठाने के लिए फ्रूट हेल्थ केयर आपको सहायता करेगा। मतलब यहाँ पे आपको सॉइल हेल्थ केयर उतना ही जरूरी है जितना प्लांट हेल्थ केयर है। जितना सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर जरूरी है उतना ही फ्रूट हेल्थ केयर है। इसलिए हमने आपको एक एग्री पैक के माध्यम से ये तीनों भी उत्पाद एक साथ एक बार किसान के हाथ में थमाने का प्रयास किया, ताकि किसान इसको ले, परचेस करे और इसको ठीक से इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करने के बाद जो उत्पाद बढ़ती है उसको देखे और आगे इसका प्रयोग अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने सॉइल के हिसाब से, अपने पौधों की जरूरत के हिसाब से करता रहे। ये किसान अपने आप प्रैक्टिस करता है। किसान की वो खूबी है, किसान वो बहुत बेखूबी वो काम करता आया है। उसका काम ही है कि किस कौन से उत्पाद को कब देखना। वो रोज पौधे को देखता है, उसे समझता है क्या ये पौधा क्या मांग रहा है। और सीधी भाषा में कहते हैं कि पौधा किसान से बात करता है। कैसे बात करता है? जब किसान का पौधा पीला पड़ता है तो बोलता है न्यूट्रिएंट की कौन सी कमतरता है। जब उसको कीड़ा खाता है तो समझता है उसको कौन सी दवा मारना चाहिए। किसान को सब समझता है, बस हमें समझाना है किसान को कि हम आपके पास में कीड़ा मारने की दवा लेके नहीं आए, आपके फफूंदी वाले जो डिसीज वाले जो बैक्टीरिया उनको मारने के लिए नहीं आए। हम आपको पोषक का काम करने आए, हम आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आए। हम आपके पेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो आप खुद को करना है। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, 15 दिन नहीं मिलूंगा, 20 दिन नहीं मिलूंगा, रोज के रोज आपको देखना है कि आपके पास कौन सा बीमारी, कौन सा रोग पत्ते पे आया। उस तरह से आप जो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन कीड़ा को मारने की दवा बना रही है, वो आपके प्रैक्टिस के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। ओके, सीधा सा है। अब आगे देखते हैं दूसरा जो हमने दिया है, चौथा उत्पाद हमने जो दिया है। नेक्स्ट,
जिसको थोड़ा समझना जरूरी है, देने नहीं और एक प्रोडक्ट हो। अच्छा, उसमें रहिए नहीं, अभी एक समझाता हूं मैं। यहाँ पे हमने आपके एग्री पैक में एक रिपेलेंट दिया है, उसका नाम है ई बायो रिपेलेंट। रिपेलेंट जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। जैसे अदरक होती है, अदरक इंसान खाता है तो मरता है क्या? कुछ भी नहीं होता इंसान के लाइफ पे। लेकिन वही अदरक का थोड़ा सा एक्स्ट्रैक्ट अगर जो है, उसका जो अर्क है, वो अगर कीड़ा खा जावे, कीड़ा उसके संपर्क में आए तो कीड़ा मर जाता है। ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे लौंग का ऑयल होता है, हम लोग दांत में रखते हैं, दांत का कीड़ा मरता है, दांत दुखना बंद होता है, वहां का जो है, तो वो कीड़ा मरता है। क्या लौंग खाने से इंसान कभी मरा है क्या? यही ह्यूमंस के लिए ये कोई हानिकारक नहीं है, इंसान के लिए हानिकारक नहीं है, पर ये जो छोटे छोटे कीड़ा है इनके लिए हानिकारक होता है। ऐसे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को और हमारे लिए बिल्कुल मतलब जो सुरक्षित है, अन्न के नियम से, खाने के नियम से, हमारे प्रकृति के नियम से, ये जो सुरक्षित ऐसा उत्पाद हमारे लिए अच्छा है। कीड़ा को ये तो घातक है, उनके लिए मरने वाला है, उनको नष्ट करने वाला है। ये ई बायो रिपेलेंट अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल करने से इनकी भूख कम हो जाती है, भूख कम होती है, पैरालाइज होते हैं, इनका मेंदू काम नहीं करता और बिना खाए पिए वो मर जाते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता बंद होती है, दूसरे कीड़ा की पैदावार नहीं होती, अंडों को पैदा नहीं करते। इसे नेचुरली हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल होने के लिए सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर के बीच में जो पौधा बिल्कुल एक कोमल अवस्था में होता है, उसे केमिकल सह नहीं सकता है, उस अवस्था में हमने आपको 250 ml का एक बोतल दिया है। वो एक छिड़काव अगर आप करते हो 10 से 15 दिन पत्तों को रफ बनने से ताकतवर बनने तक के ये सहायता करेगा और केमिकल से आप दूर रख सकते हो। और अभी हमें जो डिमांड आ रही है उस डिमांड से बायो रिपेलेंट लोग 1-1, 2-2 लीटर की बोतल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बायो रिपेलेंट का नेचुरली कंट्रोल बहुत अच्छे से आ रहा है। क्योंकि कोई भी केमिकल का छिड़काव अगर कीड़ा मारने के लिए करते हो तो प्लांट पे ट्रेस आता है, ग्रोथ कुछ दिनों के लिए रुकता है। मेरे किसान मैंने देखा कि रिपेलेंट मारा, कंट्रोल तो आया झाड़ का, लेकिन जो मजबूती है वो रुका नहीं, वहां पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। इसके लिए ई बायो रिपेलेंट को सागर सर के साथ हमारा बात चल रहा है, उसको हम अलग से अभी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे फोन आते हैं, बायो रिपेलेंट को अलग से 1-1, 2-2 लीटर में दो। 5वां उत्पाद है ई बायो स्प्रेडो केयर। ये स्प्रेडो केयर जो है ये भी एक अहम रोल निभाता है। जब भी कोई आप छिड़काव करते हो तो उस छिड़काव के समय आपको एक ऐसा तरल खाद के साथ में लिक्विड चाहिए जो आपके दवा को, आपके पोषक तत्वों को ठीक से फैलाए, ठीक से पेनिट्रेट करे, ठीक से एक्टिव करे और वहां दवा की बचत करे। जो भी पानी का 1-1 ड्रॉप पत्तों पे फैल जाए और वो 1-1 ड्रॉप में 1-1 मॉलिक्यूल वनस्पति के काम आए, वनस्पति ठीक से एब्जॉर्ब कर पाए, जिसे हम कहते हैं पेनेट्रेशन। मतलब ऊपर से डाला तो सीधे पत्ता उसको खींच के अंदर नीचे ले गया और अन्नवहन की प्रक्रिया बहुत आसानी से शुरू हुई। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने आसान भाषा में और आपको समझने के लिए, किसान को समझने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाया। जर्मिनेशन होने के बाद जैसा 4-5 पत्तों पे फसल आती है उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। और ये बाल्यावस्था में हमें सॉइल हेल्थ केयर का पत्तों पे छिड़काव करना है या रूट के पास देना है। इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए 1 लगने से पहले की और बाल्यावस्था के बीच में की यंगर अवस्था होती है, वो जवान होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, शाखाओं का विस्तार होता है, तब हमें सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर उसको देना है। एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट है दोनों को इकट्ठा दे सकते, अगर एक स्टेज चली गई तो सॉइल को भी दे सकते और प्लांट को भी दे सकते। और तीसरी अवस्था थी हमारी, जब ये पूरा के पूरा विकसित होता है, इसकी गर्भावस्था में से बाहर निकलता है और पूरे पौधों पे, पूरे झाड़ पे, पूरे प्लांट पे फूल ही फूल लगते हैं और उन फूलों का रूपांतर उनका फलों में होने लगता है। जब फल की गठिया बनने लगती है तब आपको यहाँ पे फ्रूट हेल्थ केयर डालना है। जहाँ पे आपको पौधों पे फ्रूट लग रहे हैं उस टाइम में फ्रूट हेल्थ केयर के फोलियर एप्लीकेशन करो, या तो जमीन में जड़ के पास, रूट के पास छोड़ो, या दोनों भी कर सकते हो। इससे आपको यहाँ पे 50-60% तो कम से कम
और अधिकतम 70-80% का रिजल्ट फार्मर ले चुका है। और साथ साथ में खुशी की बात यह है कि रासायनिक खाद का कंट्रोल बहुत अच्छे से किसान ने किया। लेकिन मैं ये सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यूरिया कितनी देनी है, आपको पता ही नहीं है कौन सी ग्रेड देनी है, क्योंकि आप तो रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो, अंदाजन खेती कर रहे हो। आपके पास में कोई सॉइल का रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें नत्र कितना देना है, कौन सी ग्रेड यूज करनी है, ये क्या करना पता नहीं है। इसलिए हम रैंडमली यहाँ पे 1 लीटर पर एकड़ इस तरह से हमने आपके एग्री पैक में 3 लीटर, एक सॉइल हेल्थ केयर 1 लीटर, प्लांट हेल्थ केयर 1 लीटर और फ्रूट हेल्थ केयर 1 लीटर, और वो जो छोटी सी अवस्था होती है, कोमल अवस्था होती है, तब उसके लिए 250 ml ये बायो रिपेलेंट को दिया है, और साथ में 250 ml उसको आपको स्प्रेडोकेयर दिया है, जिसका इस्तेमाल आधा ml पर लीटर करना है। बातों में स्प्रेडोकेयर का इस्तेमाल कितना करना है हम भूल गए थे। तो आपको आधा ml मतलब 1 लीटर पानी में आधा देना है, 10 लीटर पानी में 5 देना है, 50 लीटर पानी में 25 ml देना है। इस तरह से इसको घोलना है, घोल के छिड़काव करो या मिट्टी में छोड़ो। यहाँ पे इस तरह से एक एग्री पैक का आप इस्तेमाल करोगे तो अगले साइड में देखते हैं हम कि आपको नतीजे जो हमारे पास में है वो वीडियो हम देखते अपने ही ई बायोट्रियम के माध्यम से किसान के साथ क्या बदलाव हुए। और नमस्कार। आज हम लोग सवेरे से ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पे थे, जिसका नाम है एडवांस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। मतलब ये आईटी का यहाँ पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये ई बायोटोरियम के माध्यम से आज टेराटेक टेक्नोलॉजी भारत के हर कोने कोने में जा रही है। ऐसा कोई प्रांत, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे आज के दौर में, आज के तारीख में टेराटेक के रिजल्ट नहीं आए हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए और समझने के लिए यहाँ पे तो पहले मैं दीपक भाई जो है ये हमारे झांसी से आए हैं, 3 दिन से हमारे साथ में यहाँ पे है, और ये खेती को, टेक्नोलॉजी को, मिट्टी को, पौधों को, इन सबको समझने की कोशिश या प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और ये कितना समझे हम लोग अंत में पूछेंगे इनसे। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे कुछ किसान भाई है और कुछ बिजनेस को प्रमोट करने का जो काम कर रहे हैं किसान भाइयों के साथ में, ये सबसे बड़ा अहम रोल उनका यहाँ पे होता है कि किसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी लेके उनके दरवाजे पे जब जाते हैं हम लोग, तो ये क्यों जाते हैं। हमारे किसान भाई के पास में जब ई बायोट्रियम का एसोसिएट जाता है, वो क्यों जाता है, वो क्या चाहता है, उसके जीवन में क्या बदलाव करना चाहता है, ये यहाँ पे समझने और समझाने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे जो आज 40 से 45 लोग, मतलब ज़्यादा है, कितना 49 लोग यहाँ पे कामरे साम के माध्यम से आए हैं। फिरोज पठान सर यहाँ पे है, उसके बाद में नए सर यहाँ पे है, जैसे राजेंद्र कुंको जी यहाँ पे आए थे कि जिन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट किया था और मैं आज तक जब पहुँचा हूँ उनके साथ में, उनके माध्यम से, उनके मोरल सपोर्ट के हिसाब से कि तू जा और तेरा काम यहाँ पे असाधारण काम करने का नहीं है। वो राजू सर ने मुझे समझाया था कि आपको बोतल नहीं बेचनी है, और मैं तब से बोतल बेचने का नाम लेने का बंद किया है कि आप बोतल नहीं बेच रहे हो, आप यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को हैंड ओवर करने का काम कर रहे हो और उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये आज हम हल्दी के क्रॉप में खड़े, मतलब टर्मरिक। तो ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कंट्रोल लाइन है हमारी, जिसके ऊपर यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट का, और यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरफ से, मतलब मेरा ये बायां हाथ है, ये सीधा हाथ है, मैंने सीधे हाथ को जो इस्तेमाल किया है ये टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। और उन 2 पौधों को कंट्रोल और ट्रीटेड को मैंने निकाला है, जिसका इस्तेमाल किया ये मेरे इस तरफ है, और जहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया ये यहाँ पे। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी अगर जमीन से लेके तो पत्तों में अगर कुछ काम करती है तो हम काउंट करते हैं, यहाँ पे पत्ते नापते हैं, ये छोटा है मतलब निकल गया 1 2 3 4 और 5वां निकल रहा है, 5वां बढ़ रहा है, 5वां पूरी तरह से फूल नहीं गया। अब यहाँ पे पत्तों को अगर काउंट करेंगे, पत्ते तो दूर की बात है, यहाँ पे शूट्स निकलना शुरू हो। आप देखोगे मैं अलग करता हूँ, ये एक मैंने किसी के हाथ में दिया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, छोटा छोटा, ये दूसरा और ये तीसरा,
जब हम बात करते हैं फुटान की, हम बात करते हैं स्प्राउटिंग की, तो यहाँ पे नतीजे निकलते सर चौथा भी है हैं। और एक कहाँ वो तो आ रहा हूँ मैं, ये अपना है यहाँ पे एक अलग से निकला है। मतलब यहाँ पे 1 2 3, ये चौथा और ये पांचवा, इनके पत्ते तो इसके बराबर से है। मतलब टेक्नोलॉजी तो छोटा जो निकलता है बाद में, वहाँ ही खत्म हो जाती है। अब ये तो बोनस है, ये 1 2 3 4 5 और ये छठा निकल रहा है। जो सबसे छोटा है उसके 6 पत्ते हैं, जो सबसे बड़ा है उसके 5 पत्ते हैं। ये है अंतर टेक्नोलॉजी का और टेराटेक का। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11, ये 12 13। हाँ, तो अभी चलो मैं वीडियो को रोकते हैं यहाँ पे। कुछ मैं दिखाता हूँ, शायद हो सकता है कि थोड़ा वीडियो हेवी भी है, इसका कुछ प्रॉब्लम है। हम यहाँ समझाने का प्रयास किया यहाँ पे इस ट्रेनिंग में कि जहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है वहाँ पे पत्तों की संख्या कितनी बड़ी है। रूट जो गया 17-18 इंच तक गया है। यहाँ पे बड़ी थी कि हम ऐसा एक बैरियर डालेंगे, कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी अगर किसान भाई से साझा करना चाहता है, बातों का बताना चाहता है, टेक्नोलॉजी को समझाना चाहता है, तो ये पहला बैरियर रहेगा कि यहाँ पे उनको फुटान की गिनती करानी पड़ेगी। रूट जोन कितना बड़ा है, यहाँ पे स्किल किसके पास स्किल करती है, हम लोग तो साथ में कैरी ही करते हैं, क्योंकि हमको ये बैरियर डालना है कि अगर नतीजे आते हैं तो उसको नापने की हैसियत अपनी चाहिए। तो अगर अपन नापते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इस नीचे वाली छोर पकड़ते हैं, यहाँ पे इसको पकड़े, नीचे नहीं पकड़ना बस। हाँ, और यहाँ से लोगे तो आप देखोगे ये पूरा 12, हाँ छोड़ दो, 12 इंच का है। और यहाँ पे हमने जो नीचे जमीन छुटी थी उसको भी निकालने की कोशिश की। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं, ये जो निकालते समय टूट गया, जमीन में रहा, ये भी आप समझोगे ये यहाँ तक जा सकता था। मतलब अगर जाओगे, वो भी टूटा हुआ, क्या टूटा ये भी टूटा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो रूट जोन है, ये जो बड़ा है, ये कितना बता रहा है, ये 2 फुट तक के नीचे, मैंने अगर कोशिश करोगे निकालने की, 2 फुट तक फैला है। और अगर कंपैरिजन में जाते हो तो यहाँ पे जो व्हाइट रूट्स होते हैं, जो हमने अंदर ट्रेनिंग में समझा कि ये सब ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। अन्न वहन की जो प्रक्रिया होती है, ये इन्हीं रूट के माध्यम से ही सब हर कोने कोने में न्यूट्रिएंट जाते हैं। ये कौन ले जाता है? अभी बोलो यहाँ पे ज्यादा जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा जाएगा? तो टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। कितने लोग कहते हैं कि ये टेराटेक टेक्नोलॉजी जरूरी है, हाथ ऊपर करना है। तो आप यहाँ पे अपील करते हो कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का पोटेंशियल कितना है? अगर आप सीधा मोटा अगर मैं बात करूं, सीधे अगर बात करूं, ई बायोटोरियम का नेटवर्क हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा है। मैंने देखा है, मुझे कॉल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। हमने रिजल्ट निकाले, वेस्ट बंगाल हम लोग गए, चंडीगढ़ हम लोग गए, हम लोगों ने गुजरात में देखा। ये सब जहाँ पे हमने देखा, तो आज की दौर में किसान खेती करता है अपने विलेज में, अपने गांव खेड़े में खेती कर रहा है। और ऐसे विलेजेस अगर पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो 6,40,932, 6,40,932 विलेजेस पूरे हिंदुस्तान में है। और आज विलेजेस के ग्राम के हिसाब से, अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 700 एकड़ से तो 1,000 एकड़ तक के एक गांव में खेती होती है। राजस्थान अगर आप कुछ छोड़ोगे तो वहां पे 40 से 50% खेती की जाती है, वो थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे। फिर भी हमने मोटा मोटी पकड़ा क्या, 5 लाख विलेजेस पकड़े, और 5 लाख विलेज में 500 एकड़ भी पकड़ा, तो भी हमारे पास का पोटेंशियल कितना बड़ा है। और ई बायोटोरियम का नेटवर्क तो हर गांव में, हर प्रांत में, हर राज्य में है। खाली बस हमें किसानों के पास में टेराटेक को समझाना है, टेराटेक उसको दिखाना है, उसको झूम पे लाना है, या तो आपको वहाँ पे मीटिंग्स करनी है, सेमिनार्स करनी है। और ये झूम ऐसे हम लोग अभी रेगुलर शुरू करेंगे, जहां से आप किसानों को लाके दिखाना शुरू करेंगे। इतना बड़ा पोटेंशियल आपके पास में है। मैंने सागर से हम लोग सीधी बात कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल हजारों करोड़ का है। आप खाली एक काम करो, एक कीट की कीमत, और ये 6,40,932 विलेजेस में 50%, 25% का ही बिजनेस आप करते हो। मैं तो कहता हूं 10% का कर लो, फिर भी 5-25 हजार करोड़ का बिजनेस एक क्रॉप के लिए आप करते हो। साल में 3 क्रॉप होती है, 3 गुना कर सकते हो।
इतना बड़ा पोटेंशियल एग्रीकल्चर का आपके हाथ में ये बायोटेरियम दे चुका है। अब उसको आपको लेके आपके लाइफ के साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका इनकम कैसे करना है, ये एग्रीकल्चर का सोर्स आपको अभी सागर सर ने दिया। मैं तहे दिल से सागर सर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि सागर सर की विजन एग्री को लेके इतनी बढ़िया है और यहाँ से आगे सर का हमारा जो बातचीत चल रहा है एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया से स्ट्रैटेजी सर बना रहे हैं। तो यहाँ तक कि मैं आज का जो दिन था ये जूम में इतनी जानकारी मेरे लिए मैं समझ रहा हूँ आज काफी अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ।